तो नेचर इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ मैनर दैट द फिजिकल फैसिलिटी रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑर्डर इज अवेलेबल इन एबेंडेंट। ठीक है ना। तो नेचर इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है कि किसी भी ऑर्डर के लिए प्रचुर मात्रा में जो भी उसकी फिजिकल फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। अब जैसे इसमें ऑर्डर को अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए आप ऑर्डर में सबसे ज़्यादा जो है प्रेजेंट क्या है, फिजिकल ऑर्डर जो होता है सबसे ज़्यादा है। फिजिकल ऑर्डर इज ग्रेटर देन प्राणिक ऑर्डर, देन प्राणिक ऑर्डर इज ग्रेटर देन एनिमल ऑर्डर एंड एनिमल ऑर्डर इज ग्रेटर देन ह्यूमन ऑर्डर। तो सबसे कम जो मीन्स सहभागिता है वो है आपका ह्यूमन ऑर्डर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसकी वो है फिजिकल ऑर्डर, फिर प्राणिक ऑर्डर, फिर आपका एनिमल ऑर्डर, देन ह्यूमन ऑर्डर। तो नेचर में जो फिजिकल फैसिलिटी है वो इतनी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है कि वो तीनों क्रम की या चारों क्रम की पूर्ति को करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से इसको डिस्टर्ब किया जा सकता है या जो ह्यूमन ऑर्डर है अपनी राइट अंडरस्टैंडिंग से किस तरीके से इसको मेंटेन कर सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए प्राणिक ऑर्डर क्या होता है। प्राणिक ऑर्डर इज डिपेंडेंट ऑन द फिजिकल ऑर्डर। इसके अलावा जो एनिमल ऑर्डर है ये आपका प्राणिक और फिजिकल ऑर्डर दोनों पे डिपेंड होता है। और ह्यूमन ऑर्डर जो होता है दैट इज डिपेंड ऑन इन ऑल एबव 3 ऑर्डर्स। जैसे एनिमल ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर और फिजिकल ऑर्डर ये सब पे डिपेंड करता है। ये लेता सबसे सब कुछ है लेकिन देता कुछ नहीं, जल्दी नहीं देता है, ज़रूरत पड़ती है तभी देता है। ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो ह्यूमन ऑर्डर क्या है। ह्यूमन ऑर्डर टू फैसिलिटेट केयर ऑफ बॉडी बाय इंश्योरिंग फिजिकल फैसिलिटी इन्वायरमेंट फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी। ठीक है ना। भौतिक सुविधा, अस्तित्व के लिए वातावरण और शरीर की वृद्धि को सुनिश्चित करके शरीर की देखभाल को सुगम बनाना। ह्यूमन ऑर्डर का काम क्या है। भौतिक व्यवस्था को देखते हुए अस्तित्व के लिए वातावरण और शरीर की वृद्धि के लिए सुनिश्चित करके शरीर की देखभाल को सुगम बनाना। इसके लिए फिर आगे क्या कर सकता है। फैसिलिटेट इट विल टू लिव विथ कंटिन्यूअस हैप्पीनेस बाय इंश्योरिंग ह्यूमन एजुकेशन संस्कार। मानव शिक्षा संस्कार विकास में भाग लेना, अभिभाजित समाज को बनाए रखना और सार्वभौमिक मानव व्यवस्था सुनिश्चित करके निरंतर खुशी के साथ जीने की इच्छा को सुगम बनाना। ये काम किसका है। ह्यूमन ऑर्डर का। ठीक है। तो ह्यूमन ऑर्डर का एक काम तो क्या है कि फिजिकल फैसिलिटी को जितनी ज़रूरत है उसको इकट्ठा करना, उसके बाद वातावरण या अस्तित्व के लिए वातावरण और शरीर की वृद्धि के लिए सुनिश्चित करके शरीर की देखभाल को सुगम बनाए रखने के लिए कार्य करना। फिर जो मानव शिक्षा संस्कार है उसको मेंटेन रखना। ठीक है। विकास के लिए भाग लेना, जैसे कोई भी मतलब कि जहाँ ज़रूरत है किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए तो ह्यूमन को जो है वहाँ पे आगे रहना चाहिए, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। इसके अलावा अविभाजित समाज बनाए रखने, सार्वभौमिक मानव व्यवस्था को सुनिश्चित करने और निरंतर खुशी के साथ जीने की इच्छा को सुगम बनाना। ठीक है। ये काम किसका है। ह्यूमन का है। इसके बाद द फर्स्ट 3 ऑर्डर आर म्यूचुअली फुलफिलिंग फॉर ईच अदर, दे आर फुलफिलिंग फॉर ह्यूमन बीइंग आल्सो। तो जो पहले 3 क्रम हैं वो आपस में तीनों की पूर्ति को तो मेंटेन करते हैं लेकिन इसके साथ साथ ये ह्यूमन की भी जो आवश्यकता है उसको पूरा करते हैं। ठीक है। इट इज़ नेचुरली एक्सेप्टेबल टू ह्यूमन बीइंग टू बी फुलफिल फॉर ऑल द ऑर्डर्स। सभी क्रमों के लिए पूर्ति करना मनुष्य के लिए स्वाभाविक रूप से स्वीकार है। और सभी क्रमों के लिए क्या पूर्ति करना मनुष्य के लिए स्वाभाविक रूप से स्वीकार है। ठीक है। लेकिन बट ड्यू टू इनडेफिनिट कंडक्ट, लेकिन अपने जो है अनिश्चित आचरण, यहाँ देखिएगा अभी देख लेते हैं इसको। बट ड्यू टू इनडेफिनिट कंडक्ट विदाउट नोइंग ही इज लिविंग ऑन एजम्पशन विच इज़ द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। लेकिन अपने अनिश्चित आचरण बिना जाने वो क्या करता है, कुछ एजम्पशन पे, एजम्पशन का मतलब जो सुन रखा है उस पे जीने की कोशिश करता है जो कि उसके दुख का कारण है, सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। एंड द डेफिनिट कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन बी इंश्योर्ड बाय नोइंग एंड राइट अंडरस्टैंडिंग थ्रू एजुकेशन एंड संस्कार। एजुकेशन और संस्कार से
अपने राइट कंडक्ट मतलब कि अगर ह्यूमन के अंदर एजुकेशन और संस्कार आ जाए तो वो अपने जो ये अनिश्चित व्यवहार है उसको डेफिनेट कर सकता है बाई राइट अंडरस्टैंडिंग, या अपनी समझबूझ से जो भी इसका आचरण है वो अपने आचरण को बना सकता है। कैसे? एजुकेशन और संस्कार से। ठीक है ना। तो ये मेन प्रॉब्लम कहाँ पे है? ड्यू टू इनडेफिनिट कंडक्ट, अनिश्चित आचरण की वजह से मानव जो है कुछ अपग्रहियों पे जीता है, जिसकी वजह से उनके मतलब कि दुख का कारण होता है, जिसकी वजह से तमाम दुख आते हैं। लेकिन अगर वो अपने सही समझ, एजुकेशन, इन सब से जीता है तो ये अपने जो भी उनका मतलब कि आचरण है उसको सही बना सकता है, जिससे जो है अपने उन तीनों ऑर्डर में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर सकता है। ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए, शिक्षा और संस्कार के माध्यम से जानने और सही समझ से मनुष्य निश्चित आचरण सुनिश्चित किया जा सकता है। सुनिश्चित करके ही आगे वो अपने आप को उन तीनों ऑर्डर में मेंटेन कर सकता है। द रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इज टू रियलाइज दिस म्यूचुअल फुलफिलमेंट एंड फॉर दिस ऑल ह्यूमन बीइंग्स नीड टू डू इज, मनुष्य की भूमिका इस पारस्परिक पूर्ति को साकार करना है और इसके लिए मनुष्य को बस इतना करना है। क्या करना है? आगे देखते हैं। To understand that mutual fulfillment is in the inherent in nature and we do not have to create it, यह समझना कि जो आपसी पूर्ति है प्रकृति में अंतर्निहित है, हमें इसको बनाने बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। यह जानना कि जो प्रकृति की रिक्वायरमेंट है, मीन्स जो उन तीनों ऑर्डर की रिक्वायरमेंट है उसमें वो निहित है, अंतर्निहित है, अपने आप बनी बिगड़ी है, उसको हमको बनाने बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है? टू डू लीव अकॉर्डिंगली, तदनुसार, उसके अनुसार जीना। देन द म्यूचुअल फुलफिलमेंट अमंग द फोर ऑर्डर विल बी रियलाइज, तभी चारों क्रमों के बीच आपसी पूर्ति साकार होगी, क्योंकि जो आपके तीन ऑर्डर हैं वो म्यूचुअली इनरिच्ड हैं, म्यूचुअली फुलफिल्ड हैं। ठीक है। लेकिन इसी चौथे ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एजुकेशन, संस्कार, राइट अंडरस्टैंडिंग, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। Now completion of right understanding in human being is called, मनुष्यों में सही समझ की पूर्णता को हम क्या बोलते हैं? क्रिया पूर्णता। एंड एबिलिटी टू लिव विथ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड, आचरण पूर्णता। ठीक है। और सही समझ के साथ जीने की कला को हम क्या बोलते हैं? आचरण पूर्णता। ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टेंस एज को एग्जिस्टेंस, अब क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग हमको देखना है कि एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस, मतलब अस्तित्व ही सह अस्तित्व है, इसके रूप में समझना। ठीक है। कैसे इसको समझा जा सकता है देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे जो यहाँ का इसका कंक्लूजन ये था कि जो चारों आपके तीनों ऑर्डर हैं वो तीनों ऑर्डर तो आपस में फुलफिलमेंट है। ठीक है। उनको बनाने बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है, सब एक दूसरे पे डिपेंड हैं और एक दूसरे को कुछ देते लेते हैं। ठीक है। लेकिन जो ह्यूमन ऑर्डर है वो फुल्ली जो होता है ऊपर के तीन ऑर्डर पे डिपेंड है, लेकिन उनको देता कुछ नहीं है। इसलिए क्या है, जो ऊपर के तीन ऑर्डर हैं धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? ख़त्म होते जा रहे हैं। तो मनुष्य को अपने राइट अंडरस्टैंडिंग, अपने शिक्षा संस्कार से उन तीनों में सामंजस्य मेंटेन करना है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करना है, ताकि वो ऊपर के तीन ऑर्डर बने रहें और उन तीनों ऑर्डर से जो मनुष्य की पूर्ति है जो हो रही है, जो कि फुल्ली उन पर डिपेंड है, तो आगे तक बनी रहे, ताकि वो उस पर निर्भर है तो आगे उनकी भी निर्भरता को मेंटेन रखे, ताकि वो भी अस्तित्व में बने रहें और ये भी, इनका भी अस्तित्व बचा रहे। अदरवाइज एक दिन ऐसा होगा कि वो तीनों ऑर्डर जिस तरीके से ख़त्म हो रहे हैं ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर मनुष्य अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए बोला गया है कंप्लीशन ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड क्रिया पूर्णता। मनुष्य में सही समझ की पूर्णता को क्रिया पूर्णता कहते हैं, और द एबिलिटी टू लिव विथ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड आचरण पूर्णता। तो पूरी समझ के साथ जीने की समझ को क्या बोलते हैं हम? क्षमता को क्या बोलते हैं? आचरण पूर्णता। तो उसके अंदर आचरण आ जाए और जो क्रिया करने की वो है, मतलब कि जो उल्टी सीधी क्रियाएं करता है वो क्रिया पूर्णता हो जाए, तो अपने आप जो है चारों ऑर्डर म्यूचुअली फुलफिलमेंट हो जाएंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे देखना है अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टेंस एज कोएग्जिस्टेंस, जो हमारा सर्वव्यापक अंतरिक्ष में परस्पर क्रिया करने वाली इकाइयों के अस्तित्व को सह अस्तित्व के रूप में समझना। तो एग्जिस्टेंस एज अ कोएग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व और कोएग्जिस्टेंस का मतलब होता है सह अस्तित्व। ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टेंस एज कोएग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअली इंटरेक्टिंग यूनिट इन ऑल परवेशिव स्पेस। तो स्पेस में जो भी आपकी इकाइयां हैं उनको हमको इस तरीके से किस तरीके से समझना है, एग्जिस्टेंस, क्योंकि इकाइयां आपकी सारी कहाँ पे हैं, एग्जिस्टेंस में हैं, और एग्जिस्टेंस ही को एग्जिस्टेंस है। इसको हम कैसे मीन्स कंक्लूड कर सकते हैं, देख लेते हैं इसको आगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस क्या है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ रियलिटीज इन एग्जिस्टेंस। एक तो यूनिट है जो आपने शुरू में देखा। यूनिट क्या होती हैं, समथिंग दैट इज लिमिटेड इन साइज, फॉर एग्जाम्पल एटम, मॉलिक्यूल, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग एटसेट्रा। तो यूनिट क्या है, समथिंग दैट इज लिमिटेड इन साइज, कोई चीज़ जो कि लिमिटेड एक आकार में निहित है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एटम्स, मॉलिक्यूल, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स एटसेट्रा। ठीक है। अब इसके अलावा जो आपका दूसरा है वो क्या है, स्पेस। स्पेस क्या है, वी कांट टच इट, हम उसको छू नहीं सकते एज अ यूनिट, बट इट एग्जिस्ट एवरीवेयर, लेकिन यह हर जगह पे व्याप्त है। तो वी कैन जस्ट सी थ्रू इट, हम उसको क्या कर सकते हैं, बस इसके माध्यम से हम देख सकते हैं। ठीक है ना। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ रियलिटीज इन एग्जिस्टेंस। पहला आपकी यूनिट है। यूनिट का मतलब क्या है, फर्स्ट इकाइयाँ, कुछ ऐसा जो आकार में सीमित है, जैसे परमाणु हो गया, मॉलिक्यूल, प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, और क्या हो गए, ह्यूमन बीइंग्स हो गए। स्पेस क्या है, अंतरिक्ष, हम इसे एक इकाई के रूप में स्पर्श नहीं कर सकते, वी कांट टच इट एज अ यूनिट। ठीक है। एक इकाई के रूप में हम इसको स्पर्श नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, बट इट एग्जिस्ट एवरीवेयर, लेकिन यह हर जगह पे क्या है, मौजूद है। वी कैन जस्ट सी थ्रू इट, बस हम क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से देख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे मेन ये है, यूनिट तो आपकी हैं, लेकिन ये यूनिट कहाँ पे हैं, स्पेस में है। स्पेस को हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन इनके माध्यम से हम उसको देख सकते हैं। कि स्पेस में अगर कोई यूनिट है, मान लीजिए कोई भी यूनिट है, पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधों को हम देख रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि ये कहाँ पे हैं। तो कहाँ पे हैं, स्पेस में हैं। तो इनको हम छू तो नहीं सकते हैं स्पेस को, लेकिन इनकी जो है प्रेजेंसी को हम महसूस कर सकते हैं कि जो स्पेस है उसी स्पेस में आपका ये ह्यूमन बीइंग्स है, ये जो आपके पेड़ पौधे हैं ये भी उसी स्पेस में हैं, एटम्स हैं, सारे कुछ जो हैं आपके उसी स्पेस में प्रेजेंट हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो द यूनिट एग्जिस्ट इन स्पेस। तो आपकी यूनिट क्या है, जो भी यूनिट्स हैं, इकाइयाँ कहाँ पे हैं, स्पेस में हैं। एंड बिटवीन एवरी टू यूनिट देयर इज ए स्पेस, और दो यूनिट के बीच में क्या है, जगह है, स्पेस है। ठीक है। सो वी कैन से दैट एग्जिस्टेंस इक्वल टू को एग्जिस्टेंस। तो एक तो एग्जिस्ट है, दूसरा जिसको हम महसूस कर रहे हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, दैट इज को एग्जिस्ट इन बिटवीन दीज टू यूनिट्स। ठीक है ना। और नेचर इज इन स्पेस, या हम कह सकते हैं जो आपका प्रकृति है वो कहाँ पे है, स्पेस में है, शून्य में है। ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि जो आपका अस्तित्व है, अंतरिक्ष में इकाइयाँ, अंतरिक्ष में प्रकृति। ठीक है। नेचर इज इन स्पेस, नेचर कहाँ पे है आपका, स्पेस में है। आगे देख लेते हैं। सो एग्जिस्टेंस इज एक्चुअली को एग्जिस्टेंस, इसलिए अस्तित्व क्या है, वास्तव में सह अस्तित्व है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अस्तित्व क्या है आपका, सह अस्तित्व। ठीक है ना। अस्तित्व मतलब जिसको आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, लेकिन जो आपका सह अस्तित्व है, जो जिसके बीच में ये इकाइयाँ प्रेजेंट हैं, मीन्स स्पेस, उसको ना हम मतलब उसको महसूस, उसको छू नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हैं कि ये इकाइयाँ अगर यहाँ पे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ इसको होल्ड कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या है, स्पेस है, शून्य है। इकाई क्या होती है आपकी, स्पेस क्या, शून्य है। ठीक है ना। क्योंकि उसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि इन दो इकाइयों के बीच में जो चीज़ है, प्रेजेंस है, वो आपका स्पेस है। सो
एग्जिस्टेंस इज एक्चुअली को एग्जिस्टेंस। इसलिए कहा जाता है कि अस्तित्व वास्तव में क्या है, सह अस्तित्व। ठीक है ना। तो इसको आप देखिए कि यहाँ पे जैसे कि एक दिया गया कि आपका एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस, तो एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस को समझाने के लिए यही आप इतना बताइए कि यूनिट, जैसे एग्जिस्टेंस में केवल आपका क्या है, दो चीज़ होती हैं, एक यूनिट एक स्पेस। यूनिट जो होती हैं उनका एक डेफिनिट साइज होता है, एक लिमिटेड साइज होती है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन स्पेस क्या है, उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको छू नहीं सकते हैं, लेकिन वो आपके हर जगह पे प्रेजेंट हैं। उनको हम क्या कर सकते हैं, केवल दो जगह पे उनको हम केवल क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, किसी के माध्यम से, इन इकाइयों के माध्यम से इनको क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो इकाइयाँ हैं जो आपकी एग्जिस्ट हैं, उनके बीच में जो जगह है वो आपका को एग्जिस्टेंस है। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं को एग्जिस्टेंस। यहाँ पे देखिए, द यूनिट एग्जिस्ट इन स्पेस, सारी यूनिट आपकी स्पेस में एग्जिस्ट है, एंड बिटवीन एवरी टू यूनिट देयर इज ए स्पेस, और दो यूनिट के बीच में भी क्या है, स्पेस है। सो वी कैन से दैट एग्जिस्टेंस इज इक्वल टू को एग्जिस्टेंस और नेचर इज इन स्पेस। और नेचर क्या है, आपकी प्रकृति कहाँ पे है, स्पेस में है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, एग्जिस्टेंस इज एक्चुअली को एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस आपका नेचर, इसलिए अस्तित्व वास्तव में सह अस्तित्व है। ठीक है। तो ये है थोड़ा सा आपका हार्मोनी इन द नेचर। इसको आप लोग देखिएगा, 3-4 क्लास में हुआ है ये, तो आप इसको पढ़िए, देखिए, समझिए। ठीक है।